हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसकी स्टार्टिंग करी थी गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर। आप इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो। जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है उसके। अगर उसमें किसी पे नेगेटिव चार्ज आया था तो यहाँ इसमें पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर। क्या किया इसने, एनोड को लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है हमने और कैथोड को राइट हैंड साइड पे। कैथोड लेना परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड का मीनिंग है जिसके अंदर कैंडल्स होते हैं या होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि जिनसे रे पास कर सके। और ये डीसी सोर्स है, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट, इससे ऊपर ही होता है, 15,000 तक भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, पहली बात प्रेशर क्या रखना है। देखिए यहां वैक्यूम नहीं रहने वाला, यहां डिफरेंट डिफरेंट गैसेस फिल करी जाएंगी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए यहां पे जो गैस फिल करी जाती है वो फिल करी जाती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस फिल करी जाती है। तो इसके अंदर प्रेशर लो नहीं रखना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैक्यूम कर देना इसको। हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब हाई वोल्टेज और हाइड्रोजन गैस। तो जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाएगा तो देखिए कैथोड की साइड से रेज निकलेगी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया। कैथोड रेज उन्होंने निकलना ही निकलना है। अब कैथोड रेज के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज के ऊपर है नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करवा देगी। हाइड्रोजन गैस जैसे ही आयोनाइज होगी ये बना लेगी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया, H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस साइड से जो कैथोड रे प्रोड्यूस हुई उन्होंने किस साइड फ्लो करना है, इस साइड ट्रेवल करना है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड रे, उन्होंने मतलब ये कैथोड रे भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, उन्होंने तो इस साइड जाना ही जाना है। लेकिन ये जो बीच में H पॉजिटिव बना था वो क्या होगा, इस साइड से इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्या पड़ा है H पॉजिटिव, वो इसमें से पास होकर कहां पे पहुंच जाएगा, इस साइड। और ये जो ZnS स्क्रीन है ये क्या होने लग जाएगी, ग्लो होने लग जाएगी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसको फ्लोरेसेंट मीडियम कहते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ही एनोड रेज इसके ऊपर पड़ेगी ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम वेरी हाई पोटेंशियल पे किसी गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये जब हाइड्रोजन गैस को फिल करके वेरी हाई पोटेंशियल पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैथोड रेज के साथ साथ अनदर रेज दैट इज एनोड रेज। देखिए एनोड रेज कैनल्स के थ्रू पास हो रही है, इसीलिए इनको कैनल रेज भी बोला जाता है। तो एनोड रेज का जो एक और नाम हुआ वो हुआ कैनल रेज। कैनल रेज वो प्रोड्यूस होती है, कैथोड रेज के साथ साथ कैनल रेज भी प्रोड्यूस होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और जैसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ग्लो होने लग जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि एक और टाइप की रेज प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि वो एनोड की साइड से आ रही है, किस तरफ, कैथोड की तरफ। और उनको नाम क्या दिया गया, एनोड रेज या फिर कैनल रेज। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की।
इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे चेक करेगी जैसे कैथोड रेज की थी। क्या किया गया, इसके रास्ते में अगर हम क्या करें, एक ऑब्स्टेकल रख देते थे, मैं यहां बनाऊंगा नहीं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बना चुका हूं मैं सारे डायग्राम। इसके अंदर अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसकी शैडो क्या बनेगी, बिल्कुल जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे शैडो बनेगी। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं ये। सेकंड, एनोड रेज क्या प्रोड्यूस करेंगी, काइनेटिक एनर्जी। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी होगी और मास भी होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और जो किस नेचर के हैं, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखिए एनोड से आ रहे हैं कैथोड की तरफ, तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा उनके ऊपर। उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं, ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होती है। दीज रेज डिफ्लेक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। अब इतना लिख दिया तो ये बात क्लियर है, कैथोड रेज जब हम एक्सटर्नल यहां पे दो प्लेट लगाते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे, तो कैथोड रेज क्या थी, डिफ्लेक्ट हो जाती थी। किस, क्योंकि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव है, तो वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ, और ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, इनको प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर। लेकिन उससे पहले 1906 के अंदर जे थॉमसन ने इनका चार्ज बाय मास रेशो स्टडी किया था। जे थॉमसन studied their E/M ratio, E/M रेशो उसने स्टडी किया था, और उसने ये बताया कि E/M इसका बहुत कम आया है। E/M इसका कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर फ्रैक्शन कम आ रहा है तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या है, बहुत ज्यादा, और न्यूमिनेटर क्या है, बहुत। न्यूमिनेटर अगर हम सेम माने एज कंपेयर टू कैथोड रेज, जितना उसका ई सेम माने, और होता भी सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर ज्यादा आएगा क्योंकि ओवरऑल रेशियो उसको क्या मिला था, बहुत ही कम मिला। तो 1906 के अंदर जब जे थॉमसन ने E/M रेशियो कैलकुलेट किया था, तो उसने डिफरेंट गैसेस को फिल करके चेक किया था। उसको नहीं पता था कि हाइड्रोजन गैस लेनी है, उसने डिफरेंट गैसेस को फिल करके चेक किया। लेकिन जब उसने हाइड्रोजन गैस फिल करके E/M रेशियो चेक किया तो उसको मैक्सिमम मिला। इसीलिए उसने हाइड्रोजन H2 नहीं H पॉजिटिव को फंडामेंटल पार्टिकल मान के चला इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसको E/M फॉर H पॉजिटिव कितना मिला, प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम, ये मिला। E/M है ना, चार्ज का कूलम, मास का ग्राम, उसको ये मिला हाइड्रोजन के लिए, और ये मैक्सिमम है।
मैक्सिमम है। किसी गैस का इतना E/m नहीं आता, मैक्सिमम है, इसीलिए उसने H पॉजिटिव को फंडामेंटल पार्टिकल्स माना कि ये बेसिक पार्टिकल्स है। और रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 के अंदर रदरफोर्ड gave them name, क्या नेम दिया, प्रोटॉन्स। इसको प्रोटॉन्स का नाम दे दिया। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट गोल्डस्टीन ने किया, तो आगे मॉडिफिकेशन होती गई। E/m रेशो किसने स्टडी किया, जैसे उसमें कैथोड रेस के अंदर भी जे थॉमसन ने किया था, E/m बताया, चार्ज बताया। उसके बाद नेक्स्ट है 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया, इनको प्रोटॉन का नाम दे दिया। तो अब बात ये आती है चार्ज की, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स कितना था, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज पता चल गया, जिसको हम सिंपली ई से डिनोट करेंगे, E/m पता चल गया। तो अब बात आती है कि इसका मास कितना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मास ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट होगा। 8 पॉइंट है, मास ऑफ प्रोटॉन वो था E/f। ये हम ऊपर चला जाएगा, E से ही कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E/m की वैल्यू 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसर, ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर आप किलोग्राम के अंदर करना चाहते हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मींस 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आया मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये था हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में। बीच में जे थॉमसन ने 1906 के अंदर E/m रेशो कैलकुलेट किया डिफरेंट गैसेस लेके, लेकिन हाइड्रोजन को जब वो लेता है तो उसको मैक्सिमम मिला। उसने कह दिया भाई इसके जो आयंस है H पॉजिटिव वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर उनको एक बेसिक नाम दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि सेम है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था। E/m ये मिला, दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन ये मिलेगा। तो ये था हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको प्रोटॉन का मास AMU के अंदर कैलकुलेट करना हो, एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या करोगे, देखिए 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आपको जो मास दे रखा है प्रोटॉन का वो कितना आया, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब अगर आपको क्या करना होगा, AMU के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए आपको इधर इसको इधर लेके आओ तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1.672 बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 1.0072 AM। तो अगर एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना हो तो ये आएगा। अब बात आती है डेफिनेशन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनाई थी कि इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इट्स मास इज 1/1837, 1837वां पार्ट था हाइड्रोजन का। इसके अंदर क्या होगा, इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाए, डेफिनेशन तो प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल particles having charge
1 unit. 1 unit means plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And मास कितना होता है? अबाउट 1 AMU, क्योंकि 1.0072 था, अप्रोक्सीमेट 1 AMU ले सकते हो, और यह भी लिख सकते हो 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 है ग्राम। तो ये डेफिनेशन बन गई प्रोटॉन्स की। तो आप इसको, ये जो भी मैंने अभी तक करवाया नोडल एक्सपेरिमेंट, एक एनिमेशन मॉड्यूल के थ्रू समझो कि कैसे ये नोडल एक्सपेरिमेंट हुआ। देखिए, Anode rays, also called canal rays, were discovered by E. Goldstein in 1886 when he repeated the cathode ray experiment conducted by Crookes with a perforated cathode instead of a perforated anode. He observed that discharge tubes containing a perforated cathode also emit a glow at the cathode end. Goldstein concluded that in addition to the already known cathode rays, there is another ray that travels in the opposite direction. Since these rays passed through the holes or channels in the cathode, he called them canal rays. They consisted of positive ions whose charge and mass values depended on the gas inside the discharge tube. Hydrogen gas produced the smallest and the lightest positive ions, with the magnitude of charge same as that of an electron, but with a positive charge, that is, plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and a mass that was found to be similar to that of a hydrogen atom, that is 1.67 into 10 raised to the power minus 24 grams. The mass of the positive particles originating from the other gases in the discharge tube was found to be whole number multiples of the mass of those originating from hydrogen gas. Therefore, the positive particles from hydrogen gas carrying one positive charge and mass equivalent to a hydrogen atom were taken as the fundamental particles of any atom and were named as protons. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो दिया था जे थॉमसन ने। ये मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट हो चुके हैं कि एटम की शेप का होता है, उसके अंदर कैसे, देखो अब तक किसकी डिस्कवरी हो चुकी है? प्रोटॉन की हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है। अभी तक न्यूट्रॉन का नहीं पता, न ही न्यूक्लियस का पता, अभी तक सिर्फ किसका पता है? प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। देखो हमें सीक्वेंस वाइज चलना है, सीधा एट दी एंड नहीं आ जाना भी। हमें तो पता है कि न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन उसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई वो कैसे कैसे डिस्कवर हुए वो भी करना जरूरी है। तो देखिए, जे थॉमसन ने 1898 के अंदर एक मॉडल दिया था, जिसको क्या नाम दिए गए? वाटरमेलन मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन मतलब किशमिश होती, जैसे पुडिंग केक टाइप हो गया, पेस्ट्री टाइप हो गया, उसके अंदर देखिए। और ये तो बनाया भी अपन वाटरमेलन ही है। ये जो हो गए ये सीड्स हैं, सीड्स किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का। और ये जो रेड पार्ट है वो किसका काम करेगा? पॉजिटिव का, पॉजिटिव पार्ट। तो जे थॉमसन क्या कहता है कि एटम की स्फेरिकल शेप है। पहली बात यह है कि एटम की क्या होगी? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही वाटरमेलन की तरह, जैसे उसके सीड्स होते हैं वैसे ही एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर ही रसे होते हैं इनटू रेड पार्ट, in which electrons are embedded into positive part like seeds in watermelon। तो इतनी सी बात बोली थी बस इसमें जे थॉमसन कि वाटरमेलन की तरह होता है, जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन का काम करते
बाकी पार्ट बचा, रेड पार्ट है वो सारा, अगर मैं वाटरमेलन के साथ कंपैरिजन करूं और अगर इसके साथ, तो रेजिन जो होगी, छोटी जो रेजिन होगी या सीड पुडिंग भी होती है, रेजिन जो होगी जैसे किशमिश होगी, पुडिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का काम करेगी और जो पुडिंग का बाकी पोर्शन सारा बचता है वो पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन्स का काम करेगा। तो इसके अंदर फिर इसने ये भी बताया कि ये जो नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट है, ओवरऑल एटम को उसने न्यूट्रल बताया। एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्शन, या सीधा लिख लेते हैं, हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और उसने बैलेंस कर रखा है एक दूसरे को। मतलब ना तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ओवरऑल क्या है, एटम न्यूट्रल है। तो ये बताया जे थॉमसन ने। तो इसके अंदर फिर क्या है, कुछ लिमिटेशन आई इस मॉडल के अंदर। इसने एक बात तो ये बता दी कि भाई चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट के अंदर जो चार्ज होता है वो पूरा का पूरा फैला होता है, और जो मास होगा वो भी एटम का एक जगह नहीं होता, पूरे एटम के अंदर फैला होता है। ये बात भी बताई कि मास जो होता है वो एक जगह नहीं है, पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर दी एटम, मास इज स्प्रेड ओवर दी एटम। ये भी बात बोली, मास ऑफ एटम इज स्प्रेड ओवर दी एटम। पूरे एटम के अंदर मास फैला हुआ है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। यही इसकी लिमिटेशन बनी आगे चल के। तो लिमिटेशंस क्या बनी, देखिए इसके बाद आया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो इसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स किसके ऊपर करवाए थे स्ट्राइक, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड के ऊपर स्ट्राइक करवाए थे। तो कुछ पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब काफी सारा स्पेस तो खाली था, लेकिन इसके अंदर तो काफी सारा स्पेस वैकेंट नहीं आ रहा। ये तो कह रहा है कि मास पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो लिमिटेशंस क्या बनी, लिमिटेशंस अगर हम देखें थॉमसन मॉडल की, तो फर्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉयल। नेक्स्ट इसने ये तो बता दिया कि एटम न्यूट्रल है, बट एटम की स्टेबिलिटी ये वाला मॉडल नहीं बता पाया। फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि देखो लिमिटेशन बाद में पता चलती है जब कोई और डिस्कवरी आती है। जब इसने अपने टाइम पे तो ये भी बादशाह था जे थॉमसन, जब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी तब इसकी पोल खुली, भाई तू तो झूठ बोल रहा था। फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी कुछ लिमिटेशन रही होगी, वो आगे चल के बोहर ने क्लियर करी। तो अब जब इन्होंने मॉडल दिया उस टाइम पे लिमिटेशन नहीं आती, जब बाद में डिस्कवरी होती गई तो लिमिटेशन पता चलती गई। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जो अगर इस मॉडल के ये स्ट्रक्चर माने तो नहीं होता भाई वो, और बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यहां तो न्यूट्रॉन का नामो निशान ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फेल है मॉडल, स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाया। तो लिमिटेशन बाद में आती है भाई। तो ये था जे थॉमसन, इसको भी आप एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझो। J.J. Thomson, in 1898, proposed the atomic model called Thomson's atomic model soon after the discovery of electrons. According to this model, an atom is a sphere of radius 10 to the power minus 10 meter with uniform distribution of mass and positive charge, with negatively charged particles called electrons embedded in it. In this model, the negatively charged particles that are embedded in evenly spread positive charge can be visualized as plums or raisins or seeds
that are embedded in a pudding or watermelon. Therefore, this model is also called plum pudding, raisin pudding, or watermelon model. Although this model successfully explained the overall neutrality of the atom, it could not explain the results of the scattering experiment conducted by Ernest Rutherford. Also, it couldn't explain the stability of an atom. That is, how the positively charged particles are shielded from the negatively charged particles without getting neutralized. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के दो टॉपिक्स, जिसमें आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा एनोड रे एक्सपेरिमेंट और सेकंड टॉपिक पढ़ा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कल हम बात करेंगे एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई, सेकंड रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और थर्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या। धन्यवाद।